हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे हम 656 सक्षम प्रैक्टिस सेट को। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए इजी क्वेश्चन भी बहुत टफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें काफ़ी लोगों ने 99 क्वेश्चंस के लिए कहा था कि वो नहीं करवाया था। उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ अब नेक्स्ट टाइम से इस टाइप के मैथमेटिक्स टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो घर में रहिए और अपनी जो है पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था। और देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस ना अगर आप लोग छोड़ते हो ना तो फिर ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर आप अपने साथ कर रहे हो। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे देखिए, कट कॉपी व पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? एडिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कभी भी जाते हो ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप खोलते हो तो वहाँ पे एक एडिट आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, एडिट में जब आप इस ऑप्शन को जाओगे, एडिट वाले ऑप्शन में, फिर यहाँ पे आपको कट कॉपी पेस्ट इस टाइप की आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, फाइल आपने देखा होगा ये एडिट के यहाँ पे इस साइड एक फाइल का एक ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपकी फाइल है उसे सेव वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। टूल्स में क्या होता है, बेसिकली टूल्स में भी आपके पास एक ऐसे मेनू में ऐसा एक टूल्स बनाया हुआ होता है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल के साथ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास जो व्यू होता है, इस व्यू में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ व्यू होगा। ठीक है, और इस व्यू से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फाइल है तो उसको जो आपको दिखाई देता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब व्यू करना मतलब उसको डबल करना है, आपको सिंगल साइडेड आप बेसिकली उस पेज को रखना है। तो ये सारी चीज़ें इस व्यू के अंदर आप लोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था कि किसी भी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको यानी देखिए, एक तो आपके पास कंट्रोल एस होगा। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको बचाना है, सेव करना है, आपने कोई फाइल बनाई और उसके बाद ये है कि भैया आपको सेव रखना है उसे, तो कैसे बचा सकते हो? भैया कंट्रोल एस करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करने से आपकी फाइल जो है सेव हो जाती है, आप उसको पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सेव करने के लिए होता है, यानी दस्तावेज को ये बचाने के लिए होता है। इसी टाइप से जो कंट्रोल एक्स होता है, ये किसी भी जो आप लिख रहे हो उसे कट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी आप पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हो। और एक आप याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस सी ये आपके लिए कॉपी करने के लिए ये वाला आपके पास शॉर्टकट की होती है। इसी टाइप से जो कंट्रोल वाई होता है, ये रीडू करने के लिए आता है, ये हम इसको कहते हैं रिपीट करने का काम। रिपीट बोले तो जैसे आपने लिखा लेट्स से सक्षम अकादमी, तो अगर आपको सक्षम अकादमी दोबारा लिखना है तो आपको दोबारा सक्षम अकादमी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई करना पड़ेगा, दोबारा आपको चीज़ लिखी जा सकती है। इसी टाइप से आपको एक ध्यान और रखना है, ये कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, ये अंडू के काम आता है। ठीक, अब अंडू का मतलब क्या होता है? अंडू का मतलब हो गया कभी कोई लेट्स से बाई मिस्टेक आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ कट जाती है तो उसको दोबारा लेके आने के लिए हम इसमें कंट्रोल जेड का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है और आप लोगों के इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो कंट्रोल अंडरलाइन करने के लिए यू हो जाता है, फिर ऐसे इटैलिक करने के लिए, इटैलिक बोले तो ऐसे जो भी आपके लेटर्स हैं उनको तिरछा लिखने के लिए इस टाइप से आप यूज़ करते हैं। अंडरलाइन के लिए यू ऐसे हो जाता है। तो ये थोड़ी कम पूछे जाते हैं क्योंकि उससे थोड़ा साइन दिमाग में आता है कि कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इंटरनेट बेसिकली क्या है? तो भैया इंटरनेट देखिए एक नेटवर्क ही है। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो क्या करता है, आपका इंटरनेशनली आपके कंप्यूटर्स को क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनेगा जो क्या करेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ग्लोबली क्या करता है, ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट आप लोग चला रहे हो तो आज आपको शायद समझ में आया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। 89 क्वेश्चन में देखेंगे हम एमएस डॉस के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है एमएस डॉस, ध्यान दीजिएगा, एक एमएस डॉस है और एक सिंपल डॉस है। ठीक है, ठीक, अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपके पास वो होती है आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पहले हमारे पास जब विंडोज़ नहीं थी, और विंडोज़ के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें हैं आपको जो बताई हैं, तो विंडोज़ से पहले हम इसको ही यूज़ करते थे, डॉस को। ठीक, अब इस डॉस को यूज़ करने का मतलब ये एक हमारा सिंगल यूज़र होता था, सिंगल यूज़र इसे बोलो, या फिर सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग वगैरह हम इससे करते थे। ठीक है, अब सिंगल यूज़र का मतलब क्या हो गया कि आप बेसिकली ये वो लोग यूज़ करते थे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या फिर जिन लोगों को कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि आज देखिए घर घर में कंप्यूटर है, पहले हर किसी के पास नहीं होता था, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था। तो जिन लोगों को कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज थी या फिर जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते थे, ये डॉस पे ही पहले काम किया करते थे। और ये सिंगल टास्क होता है इसमें, और सिंगल यूज़र बेसिकली ये होता था। बाद में क्या करते हैं, इसी डॉस को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदने के बाद इसको
इसको हम कहते हैं एमएस डॉस कहते हैं। कब? जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है, लेकिन ये पहले इसे यूज़ करते थे। बाकी उसके बाद जब डॉस को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, इसके बाद इन्होंने क्या बनाया था, मे बी आईबीएम के लिए इन्होंने पहला अपना जो है विंडोज़ बनाई थी, ठीक है। मतलब एम एस डॉस के बाद आपके पास क्या आया था, उसके बाद ही आपके पास यहाँ पे जो आई थी विंडो आई थी। हालांकि अभी भी इसमें काम किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैंने आपको जैसे बताया ये बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है, ईजिली कोई भी इसे जो है ऑपरेट कर सकता है। इसी टाइप से आपको एम एस डॉस, तो ये बेसिकली एम एस डॉस बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मत करना, सॉफ्टवेयर सिस्टम करना। सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर आपकी सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें बोले तो आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, आपके यहाँ पे गेमिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, आपके पास गेमिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, इसमें आपके सर्च इंजन आ जाते हैं, ठीक है। बिंग्स वगैरह आपने देखा होगा, याहू.com वगैरह आपने देखा होगा, इसके अंदर आपके सर्च इंजन आ जाते हैं। ये सभी को आप क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें मैक ओएस हो गया और आपके पास जितने भी विंडोज़ वगैरह होती हैं वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है कंप्लीट। ये सारा का सारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पे सर्च इंजन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गए, सारे के सारे मिला के एक सॉफ्टवेयर, हम बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। और उसमें से जो मेरा एक एम एस डॉस है, ठीक है, एम एस डॉस के बारे में आपने जाना, माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस को खरीद लिया था और इसको मिला के बोला जाता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसी टाइप से आपके पास वेब ब्राउज़र, बिना इसको एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, बिना वेब ब्राउज़र के आप कभी इंटरनेट नहीं चला सकते। मोजिला फायरबॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इसे हालांकि आप नोट करते जाना, एक ऐसे गूगल क्रोम हो गया, ये सारे आपके पास क्या है, वेब ब्राउज़र्स हैं। इनके बिना आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कंप्यूटर पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को क्या कहा जाता है? आपने देखा है कंप्यूटर आप चलाते हैं और इसमें जो है कर्सर जो होता है बेसिकली वो ब्लिंक करता है और उससे हम कंप्यूटर्स को जो है चलाते हैं। लोगो आपको पता है, सिंपली इसके बारे में मुझे जाना नहीं है। पाम लैपटॉप्स वगैरह भी होते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। एक व्यवस्था आपके पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, इसने क्या कहा, पहले और छठे तत्वों को स्थान परस्पर बदल दिया। हमें क्या करना है, पहला ये कौन सा है, ये पहले नंबर पे, और छठवां नंबर कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठवां नंबर है। इनको आपस में बदलना है। यानी मैं कह सकता हूँ के को मुझे पहले नंबर पर लेके आना है और जो मेरा पी है वो मुझे छठे नंबर पर लेके जाना है, ठीक है। तो के मेरा पहला नंबर हो गया, पी मेरा क्या हो गया, छठवें नंबर पर हो गया। इसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि दूसरे और सातवें को भी हमें ऐसे कुछ चेंज करना है। दूसरा और सातवां मतलब भाई ये मेरे पास दूसरा नंबर है और यहाँ से मेरे पास सातवां नंबर है, यानी इस एस को दूसरे नंबर पे लिखो और इस दो को आपको सातवें नंबर पे लिखना है, कुछ इस टाइप से। और इसी टाइप से क्या कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार स्थान बदलता जाता है। अब इसी प्रकार स्थान बदलता जाने का मतलब क्या है कि आप इसको सेम ऐसे लिखोगे, यानी 4 को 6 की जगह लिखोगे, मतलब 4 अब यहाँ पे लिखने वाले हो आप और 6 आप यहाँ पे लिख दोगे, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसी टाइप से v को आप यहाँ लिख दोगे और m को आप यहाँ लिख दोगे, और इसी टाइप से 7 को आप 9 के प्लेस पे लिखोगे यहाँ पे, और 9 की जगह पे आप 7 के प्लेस पे आप यहाँ 9 को यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कहा इसने, भैया बताइए बाएं से चौथा तत्व क्या है। बाएं का मतलब देखिए ये मेरा राइट हैंड है, राइट का मतलब यहाँ से गिनना है, बाएं का मतलब आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। चौथा बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे v आ रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे v आपका आंसर नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ बोला प्लस है, यहाँ पे देख लो ऐसा, माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है और माइनस प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है। माइनस का अर्थ बराबर प्लस, प्लस का अर्थ बराबर माइनस, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो अर्थ होता है वो होता है डिवाइड करना, और यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है उसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना। इस टाइप से आपको ये चीज़ें करनी है। अब देखिए कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना कि आप जब भी स्टार्ट करोगे ना तो पहले को छोड़ देना, दूसरे को छोड़ देना, सबसे पहले तीसरा और चौथे को ही करना। हमेशा ध्यान रखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको हमेशा क्या करना है, थर्ड और फोर्थ वाले से ही चेक करना है। क्यों करना है, देखो एग्जामिनर का वो समझो, माइंडसेट समझो। ये ऐसे क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, वो इसलिए थोड़ी देता है ऐसे क्वेश्चन कि यार तुम मल्टीप्लाई और माइनस इसमें करो और आंसर निकाल दो, इसलिए नहीं देता। वो इसलिए देता है ताकि आप थोड़ा उलझे रहो, पहले में भी चेक करो, दूसरे में भी चेक करो और फिर तीसरे और चौथे में जाके चेक करो। यानी एग्जामिनर थोड़ा रुकता है, ठीक है, ठहराव लेके आता है यार कि आप इजीली जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाओ। तो इसलिए हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तीसरा और चौथे से ही चेक करो। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग ये समझें कि भैया पहले वाला आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो सकता है भाई, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि थोड़ा रुक के एग्जामिनर आंसर डालता है। मतलब बहुत
पहले में ही कभी आंसर नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हम इसमें चेंज करते हैं, किस वाले में, इस डी वाले में मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। डी वाले में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना, देखो बोर्ड मास रूल आपने बचपन में पढ़ा होगा, या डी मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, बोर्ड मास में नहीं लिखूंगा मैं इसमें, डी मास, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, कि भैया आप सबसे पहले डिवाइड करोगे यानी भाग लगाओगे, उसके बाद आप गुणा करोगे यानी आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप एडिशन करोगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करोगे। मतलब ये चीज़ जो है आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। बात क्लियर। यहाँ पे वैसे BOD भी आता है, ब्रैकेट ऑफ, इसे हम कहते हैं ब्रैकेट ऑफ, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ से काम बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपको कभी ऐसे मिले क्वेश्चन और ब्रैकेट हो तो सबसे पहले आप ब्रैकेट और ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। इसको हम समझेंगे कभी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लो, 30 हो गया, इसको 30 लिखा आपने ऐसे ही। अब जो मल्टीप्लाई का साइन है वो मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड हो चुका है, तो इसको यहाँ पे आप डिवाइड लिखना है, ना कि मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे 5 लिख दो इसी टाइप से। फिर उसके बाद आपने देखा माइनस, तो माइनस को ऐसे लिखो। अब देखिए ये जो माइनस है ना, माइनस को मुझे रिप्लेस करना है पॉजिटिव से, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ना कि माइनस रहेगा। फिर उसके बाद 4 आपका ऐसे ही होने वाला है। फिर आपका यहाँ पे जो डिवाइड है, ध्यान देना, ये डिवाइड किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लिकेशन से, यानी डिवाइड की जगह अब मल्टीप्लाई आ जाएगा, इस माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इस पॉजिटिव की जगह आपको माइनस करना है, तो यानी आपका यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई आपके पास 10, और फिर डिवाइड की जगह आपको करना था, नहीं प्लस की जगह माइनस करना है, तो आपके पास -5 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और जो इसकी वैल्यू है वो 41 आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऐसे साइन बना लो और डायरेक्टली यहीं पे करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें करना है डिवाइड, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करना, यानी हमें सबसे पहले ये वाली जो 2 टर्म है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6 आ गया, क्लियर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 4 और 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 होता है, लेकिन बीच में साइन का पॉजिटिव है, तो इस 20 का साइन पॉजिटिव ही रहने दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद -5 ऐसे रहने दो, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 40 + 6 कितना होता है, 46, और 46 से -5 आप करोगे तो आपके पास कितना आता है, 41 आता है। यानी आपके पास 41 आ चुका है। यानी जब आपने ये वाली पूरी टर्म्स को सॉल्व किया ना, इसका आंसर आया 41, और आपको 41 ही तो चाहिए था, इसलिए ये वेरीफाई हो गया, इसलिए ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के और भी आप चेक कर सकते हैं, ये कभी वेरीफाई नहीं होंगे, मतलब इसका आंसर 58 नहीं आएगा। कभी भी अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो 58 नहीं आएगा, इसको भी कभी 22 नहीं आएगा, इसको भी अगर आप चेक करते हैं तो 62 आपके आंसर में नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और हमेशा मैं कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन भैया आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने आपको इसको तरीका भी बताया था कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आप देखो कि जैसे यहाँ पे आप सिंपली चेक करो आप कि यार मेरे पास CC है, इससे पहले मैं क्या है, इस CC से पहले B है, क्या मेरे पास कहीं और CC है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे है ना मेरे पास CC, यानी इस CC से पहले B था तो इस CC से पहले भी आपके पास क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। बात क्लियर है। फिर आपने देखा यार इन 2 C से पहले B है, तो देखो क्या इन 2 C से पहले B है, बिल्कुल है, और इस B से पहले क्या था, B था, इसका मतलब यहाँ पे भी B होना चाहिए। तो देखो अभी ज़्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या चेक करो, क्या मेरा पहला वाला और जो मेरा तीसरा वाला है क्या कहीं पे B आ रहा है, तो देखो पहला वाला और तीसरा वाला, हाँ बिल्कुल B आ रहा है, मतलब ये तो बात सही है, सब में B आ रहा है, मतलब देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर C हो सकता है या तो A हो सकता है। देखो मैं आपके बस दिमाग में ये चीज़ डाल रहा हूँ कि आप सोचना कैसा है, ठीक है। अब हालांकि ये तो बहुत आसान से हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है ताकि हर एक बच्चे को यहाँ पे समझ में आए कि हमें चीज़ों को सोचना कैसा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, अब किसी को भी पकड़ लो, जैसे आपने देखा यार 2C के बाद क्या आ रहा है, आपने देखा 2C के बाद तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 2C के बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप BC से पहले क्या आ सकता है, देखो BC से पहले क्या आया, B आया, BC से पहले क्या है, B आया, यानी मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। और अगर आप एक चीज़ चेक करोगे तो आप पाओगे कि यार यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला टर्म है ना, तो यहाँ पे B आया है, यानी इस वाले टर्म में मेरे पास B आ रहा था, इस वाले टर्म में मेरे पास A आ रहा था, तो ये ऑप्शन भी गया, मतलब मेरे पास C इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग इसे आगे भी इसी टाइप से सॉल्व इजीली कर सकते हैं, इसमें और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन है, स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा कि अकोला के लिए बस प्रत्येक आधा घंटे बाद जाती है। अकोला, चलिए जहां भी अकोला हो, ठीक। अब पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई और अगली बस 2:20 मिनट
बजे दोपहर में रवाना होगी। तो कितने बजे राजू को यह सूचना स्टेशन नियंत्रक ने दी थी? अब सिंपल सी बात है भैया कि इसने क्या कहा कि अगली बस 2:20 पर रवाना होगी, तो मतलब 2:20 पे ये अगली बस होगी 2:20 पे। कौन सी? अगली वाली। अब मुझे बताओ यार कि इससे पहले वाली बस कब रवाना हुई होगी? पहले वाली बस, इससे पहले वाली बस कब रवाना हुई होगी? इससे पहले वाली बस इसने कहा ना कि स्टेशन मास्टर कहता है कि हर आधा घंटे पर रवाना होते, यानी इसका मतलब इससे पहले 1:50 पे बस रवाना हुई होगी, क्योंकि 1:50 से 2:20 तक तभी आपके पास 30 मिनट होते हैं। ठीक, तो मतलब इससे पहले बस 1:50 पे निकली होगी। और इसने क्या कहा कि उसने कहा कि पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई है। तो इसका मतलब राजू को यह सूचना स्टेशन नियंत्रण ने कब दी होगी? 1:55 पे दी होगी ना। जब 1:55 हुआ होगा तभी तो राजू ने कहा होगा, स्टेशन मास्टर ने कहा होगा यार कि बस 5 मिनट पहले निकली है। तो 5 मिनट पहले का मतलब वो 1:50 पे वो बस निकल चुकी थी, और ये सूचना राजू को 1:55 में मिली। और ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भाई करवा चुका हूं, चेक करना पहले वाली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है। ये क्वेश्चन बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सक्षम प्रैक्टिसर की खासियत यही है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं दिए जाते हैं। वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, या फिर जिनका थोड़ा लॉजिकली जो अच्छे बैठते हैं। अब देखिए, कभी भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बने कि 6 बजे कोई घड़ी सेट कर दी, कितने बजे? 6 बजे कोई घड़ी सेट कर दी और 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे बढ़ रही है, ठीक है, और ये बताना 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है। यानी आपको सिंपली क्या देखना है, 6 बजे से लेकर अगले 11 बजे तक कितने घंटे का टाइम होता है? आपको पता है यार, 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, देखो, एक 6 से लेकर दूसरी 6 तक 12 बजे, यानी आपके पास 24 आवर होंगे। और क्योंकि आपको जाना है 11 बजे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 घंटे और लगे होंगे, सीधी सी बात है। तो मतलब टोटल आवर कितने होंगे आपके पास? 29 आवर, ठीक है। टोटल घंटे कितने आएगा आपके पास? 29 घंटे हो गए 6 बजे से लेकर और अगले 11 बजे तक। कितने घंटे हो गए आपके पास? 29 घंटे हो गए। इसने क्या कहा, हर 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे कुछ बना देता हूं कि ये 24 घंटे में कितने मिनट आगे बढ़ रही है? 10 मिनट आगे बढ़ रही है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं, मैं देखता हूं यार 1 घंटे में कितना बढ़ रहा होगा, और 1 आवर में कितना हो जाएगा आपके पास? 10/24 मिनट। यानी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मिनट। यानी हर 1 घंटे में जो घड़ी वाली सुई है ना, घड़ी है, वो मतलब 5/12 मिनट आगे बढ़ रही होगी हर 1 घंटे में। अब क्योंकि मुझे 29 घंटे का पता है, तो 29 घंटे में कितना बढ़ेगी भाई? ये 29 मल्टीप्लाई जो मेरे पास 1 घंटे में निकला है 5/12। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर? 5 9 जा 45, 5 नंबर 45 हो गया, 5 दुनिया आपके पास 10 और 4 14 हो जाता है, यानी 145/12 इस टाइप से। और यहाँ पे अगर आप क्या देखेंगे, 12 1 जा 12, आपके पास 25 आएगा, 12 दूना 24 आपके पास आता है, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? ओके, 25 1 नहीं आएगा, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 12 8 जा 96, यानी कुछ इस टाइप से आएगा। ये 12 मिनट और 8 सेकंड का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना बेसिकली वो घड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी। कितना? इतना। 29 घंटों में कितना? इतना, ठीक है, 12 मिनट आगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये घड़ी होगी वो आपकी कितना बजा रही होगी? 10 मिनट आगे बढ़ती है ना, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब एक्चुअल में जो टाइम हो रहा होगा वो 10:48 हो रहा होगा, क्योंकि इतना तो वो आगे बढ़ गई ना। मतलब 11 बज रही थी ना, तो 11 कब बज रही होंगी? जब 10:48 एक्चुअल में हो रहा होगा, लेकिन घड़ी वहां पे उस समय 11 बजा रही होगी, क्योंकि वो तो 12 मिनट आगे चल रही ना, 12 मिनट 8 सेकंड। हालांकि देखो, इसमें इनमें से कोई नहीं भी इसमें ऑप्शन है, पर एक चीज़ ध्यान देना, ये ऑलरेडी पीसीएस का एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और ये 12.0 का मतलब हमने इसको 12 ही इसको कंसिडर करना है, 8 सेकंड इससे हटा देना, ठीक है। जो भी यहाँ पे आ रहा है ना, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम उसे 12 ही कंसिडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पता चला आपने इनमें से कोई नहीं इसका आंसर कर दिया, तो 10:48, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे इतना ये आगे चले जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे जो बज रहा होगा वो इतना बज रहा होगा, 10:48। चलिए अब बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। 96 देखिए यहाँ पे, और इसमें आपको त्रिभुजों को काउंट करना था। और देखिए, त्रिभुजों को काउंट करने का मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया था कि कैसे काउंट करना है, अदरवाइज बड़े
इसमें प्रॉब्लम में रहते हो। देखो कोई भी ट्रायंगल होता है ना, उसको ऐसे कर लो और यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब किसी भी बेस पे आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिलेंगे। इसी टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना बेस चेक कर लो। क्या करना है, बेस चेक कर लो। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले बेस पे आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे। कौन कौन से, देखो पहला, दूसरा और ये बाहर वाला। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूज में आ जाओगे। ठीक, इसी टाइप से देखो 3 तो ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं और एक ये वाला भी तो बनेगा इस वाले बेस से, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बार बार नहीं गिनवाऊंगा इससे। ये भी आपके पास 3 बन गए, ये ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। फिर इसी टाइप से आपको देखो ये वाला ज्वाइन ले लो, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल इस बेस पे ऊपर की तरफ है आपके पास 3 ट्रायंगल। और इसी टाइप से नीचे वाला देख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितने आ गए, 3, ये नीचे की तरफ आ गए। क्लियर। इसी टाइप से अगर आप ध्यान दोगे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इससे कितने मिलेंगे, इस वाले बेस पे आपको मिल रहे हैं 3 ट्रायंगल। क्लियर। तो कितने हो गए आपके पास, क्या कुछ और बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये अब देखिए एक ट्रायंगल मेरे पास ये भी तो है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे मतलब इस बेस पे आपके पास कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 3। और सेम इसी तरह से इस वाले बेस पे देखो, ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट यहाँ पे। ठीक है ना, बाद में मत कह देना वीडियो के नीचे कि ट्रायंगल कुछ गलत हो गए या ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे इस वाले बेस के लिए, कौन से वाले बेस के लिए, इस वाले बेस पे आपको मिलेंगे यहाँ से 3 ट्रायंगल। यहाँ पे भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पहला, दूसरा और एक बाहर वाला तीसरा। अब टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, देखो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 15 और यहाँ पे 18 और 3 21। देखो 21 ट्रायंगल तो हो गए। ठीक है, 21 ट्रायंगल हो गए। अब देखो एक ये नहीं काउंट किया अभी, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 21 के बाद 22 और 23, मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे ये 23 ट्रायंगल हो गए। अब 23 के बाद देखो एक ये ट्रायंगल भी तो है, कौन सा वाला, ये वाला भी काउंट नहीं किया, टोटल पूरा वाला, एक ये बड़ा वाला 23, ये वाला 24। ठीक है, कितने हो गए, 24 हो गए। अब देखो एक ये वाला पकड़ लो, ये वाला और ये वाला 25 हो गए। एक ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला। ठीक है, ये वाला कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, अब इसी टाइप से इस साइड भी ले लो, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, और इसी टाइप से ये वाला आप काउंट कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला पॉइंट ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट और ये वाला ज्वाइंट, 28 हो गए। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला लास्ट वाला जो सबसे बड़ा है, ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं। क्लियर। अब मेरे तो यहाँ पे काउंटिंग में 29 आ रहे हैं, जो मैंने आपको बता भी दी यहाँ पे 29। हो सकता है कि किसी का और भी आ रहा हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। और फिर देखिए बीच में अपनी मर्जी से 37 35 मत बना लेना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है, बाकी आप लोग देखते रहना इसका आप लोगों का क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और मैंने हमेशा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई है। ये 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन होंगे आपके, हमेशा क्वेश्चन सही होंगे इस चीज़ में। कैसे, ये वाली डायरेक्शन आपके पास पूरब हो गई, ये वाले आपके पास पश्चिम हो गई, ये आपके पास उत्तर हो गई, ये आपके पास दक्षिण हो गई। कभी भी पूरब डायरेक्शन बोलेगा इसको पॉजिटिव लेना है, पश्चिम को नेगेटिव लेना है, उत्तर को पॉजिटिव लेना है, दक्षिण को नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन, देखो 12 किलोमीटर उत्तर बोला इसने, तो +12 लिख लो, +12 उत्तर बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास नॉर्थ हो गया, +12 नॉर्थ। फिर इसने क्या बोला, 15 किलोमीटर पूरब, तो लिखो इसमें पूरब को 15 प्लस लिखता हूं मैं, तो 15 किलोमीटर ईस्ट हो गया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसने कहा उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो लिख लो यहाँ पे 15 किलोमीटर पश्चिम का मतलब क्या बताया मैंने, नेगेटिव बताया, तो उसको नेगेटिव लिखो, 15 पश्चिम का बोले तो वेस्ट हो गया। ठीक है, -15 वेस्ट। फिर इसने बोला 18 किलोमीटर दक्षिण, तो यहाँ पे लिख लो आप प्लस नहीं, सॉरी, क्योंकि दक्षिण को मैंने नेगेटिव कंसिडर किया, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना, कितना, -18 क्या आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, दक्षिण का मतलब यहाँ पे साउथ हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ जो है आपको थोड़ा ध्यान ही रखनी है, कभी भी जो कनेक्शन बनेगा ना, यानी अब ऐसे किसी को प्लस माइनस मत कर देना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ईस्ट और वेस्ट को देखना है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मतलब कनेक्शन बनेगा ईस्ट और वेस्ट के बीच में, और कनेक्शन बनेगा आपके पास नॉर्थ और साउथ के बीच में। ठीक है, मतलब ईस्ट से नॉर्थ को कभी माइनस नहीं करोगे, ऐसा मत कर देना 15 से 18 माइनस कर दोगे। ठीक है, हमेशा 15 अगर ईस्ट है तो वेस्ट के साथ ही कनेक्शन बनेगा, और नॉर्थ का साउथ के साथ ही कनेक्शन बनेगा। तो ये 15 ईस्ट से 15 वेस्ट, खत्म। अब यहाँ पे 15 नॉर्थ से 15 साउथ है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और 18 से 12 माइनस करोगे तो आपके पास -6 आएगा यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस माइनस से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका यहाँ पे 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। आप
कोई भी बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके सारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन होते नहीं है और आपको घूमने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक सवा एक गांव में मानचित्र इस तरह से रखा गया है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये फिगर बनेगा। क्या बनेगा, ये आपके पास पहले ये तो दिशा हो गई, ठीक है, घूर्णन वाली। जिन बच्चों ने वो घूर्णन वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये मेरा पूरब डायरेक्शन हो गई, ये मेरे पास पश्चिम हो गए, ये अपने पास भाई उत्तर हो गई, ये अपने पास दक्षिण डायरेक्शन हो गई। अब इसने क्या कहा है कि इस मानचित्र को ऐसे रखा जाता है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है। देखो इसको पकड़ना, जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो उत्तर बन गई। अब मेरी दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होनी चाहिए। अब आपको पता है यार कि ये मेरा पश्चिम है, ये मेरा दक्षिण है, और इसने क्या बोला, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब आपके पास ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये मेरे पास दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है। बात क्लियर है। अब इसने क्या बोला है, ये जो दक्षिण पूर्व वाली जो दिशा है ना, बोला वो आपके उत्तर बन जाती है। उत्तर का मतलब आपकी ये यहां बन गई। मतलब आपको सिंपली क्या देखना है यहाँ पे कि यार दक्षिण पूर्व दिशा एक्चुअल में दक्षिण पूर्व ना होके वो उत्तर बन गई। इसका मतलब ये दक्षिण पूर्व दिशा यहां से यहां तक कितने डिग्री का एंगल होता है, 135 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर। और अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, जिसने एंगल नहीं देखा है वो बस एक चीज ध्यान रखो यार, यहां से लेकर यहां तक गया ना, तो यहां पे देखो यहां से लेकर यहां तक एक छोटी डिस्टेंस है और फिर उसके बाद यहां से यहां तक तो पूरा 90 डिग्री घुमा ये, तो ये आपकी ये बन गई। दूसरा क्या है, इसने कहा जो उत्तर पूर्व दिशा है वो पश्चिम दिशा बन जाती है। अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी भाई, आपको पता है भाई मेरे पास जो उत्तर पूर्व दिशा है ये मेरी कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। अब ये जो मेरी उत्तर पूर्व दिशा है, ये वाली दिशा यहां पे कौन सी होगी मेरे पास, ये मेरे पास उत्तर पूर्व दिशा है। अब ये उत्तर पूर्व दिशा क्या बन जाती है, बोला पश्चिम बन जाती है। यानी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है अब वो ये बन गई। मतलब ये भी यहां से यहां आया, मतलब देखो अगेन 135 डिग्री यहां से घूम गया। घूर्णन वाले यही होती हैं दिशाएं, जो होती हैं जो रोटेट होती हैं ऐसे ही रोटेट होंगी। अगर ये 135 रोटेट हुआ है, देखो इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में ये आपका घूमा है। उत्तर पूर्व देखो ये भी 135 उल्टी दिशा में घूमा है। इसी टाइप से आपको क्या बताना था कि अब दक्षिण की जो दिशा है वो क्या बनेगी, यानी अब आपको ये बताना है कि भाई आपके पास ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये दक्षिण है ना, ये वाली दक्षिण है, ये वाली दक्षिण है, आप जानते हो ये दक्षिण दिशा क्या बनेगी। आपको पता है कि भाई यहां पे 135 घूम रही है सारी चीजें, ये वाली दिशा 135 घूमी, ये वाली 135 घूमी, यानी दक्षिण से आपको 135 घूमना पड़ेगा लेफ्टवर्ड यानी वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो यहां से देखो यहां से यहां तक तो भैया 90 डिग्री हो गया, और यहां से यहां तक आपके पास क्या होता है, उत्तर पूर्व। यहां से लेकर यहां तक आपके पास 135 डिग्री हो जाएगा, यानी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये उत्तर पूर्व बन जाएगी। क्लियर है। मतलब जो दक्षिण दिशा होगी वो उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगी। बस इसको अपोजिट डायरेक्शन घुमा देना, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पे 99 क्वेश्चन की। और 99 क्वेश्चन में देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूँ ना, आपने सारी वीडियोस अगर फॉलो कर रहे हो ना आजकल, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसमें जो आपका पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि किसी क्लास में 45 विद्यार्थी हैं और एक बालक जो है वो 20वां है, 20वां स्थान है। कहाँ से, ऊपर से। तो यहाँ से एक कोई बालक है, ये इसका 20वां स्थान है ऊपर से, ठीक है, 20वां स्थान है किसी का बॉय का ऊपर से, ठीक। लेकिन इसने में क्या कहा, जब दो और बालक प्रवेश करते हैं, यहाँ पे कितने आए, दो और बालक आए, मतलब पहले 45 थे, पहले 45 लोग थे, अब दो और आ गए, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 47 पीपल हो गए। अब क्योंकि 47 पीपल हो गए, और इसे ध्यान देना कि जब ये दो बालक आए तो वो एक स्थान नीचे आ गया। एक स्थान नीचे का मतलब पहले जो 20 पे था जो व्यक्ति, अब वो यहाँ 21 पे पहुँच चुका है। बात क्लियर है। अब वो क्या पहुंच चुका, 21 पे पहुंच चुका है। और इसने क्या बोला है कि अंत से नया स्थान उसका क्या होने वाला है। तो अंत से क्या नया स्थान होगा भाई उसका, अंत से बोले तो नीचे से आपको बताना है इसका नया स्थान क्या होगा। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, फॉर्मूला आपके लिए हमेशा एक लगेगा, हमें निकालना है टोटल। टोटल बराबर होता है बॉटम करना है प्लस, या टॉप बोल लो इसे लिख लो यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ये हो जाएगा आपके पास टोटल। टोटल बराबर आपके पास हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम प्लस -1, ठीक है। अभी हमें देखना है नीचे से, बॉटम से अभी आपको देखना है। टोटल मुझे पता है 47 है, ठीक है। अब टॉप से कितना है भैया, 21वां हो गया, तो 21 प्लस आपके पास बॉटम हो गया -1, 21 में से एक गया 20 हो गया, 47 माइनस आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास
20 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम से कितना हो जाएगा उसका, ये आ जाएगा 27, इसलिए यहाँ पे बी की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27 आ जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं इस जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। और देखो एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कि किसी भी एक व्यक्ति का राइट और लेफ्ट पता चल गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनसे कभी कभार क्या पूछा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच की जो मतलब नंबर ऑफ पीपल होते हैं बिटवीन टू पर्सन, वो भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे कुछ मंडलियां हैं गर्ल्स की, स्त्रियों की, कुछ नर्तिकाएं हैं बोला, कुछ गायिकाएं हैं, कुछ अभिनेत्री हैं, 3 वायलिन वाले बच्चे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वायलिन और वादिकाएं हैं, जबकि सैलजा, ये कुछ नाम है इनके कि ये हैं ये कुछ। और देखिए जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन मिले और इस टाइप से क्वेश्चन मिले ना, आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, नर्तकी निकालना है और वायलिन बजाने वाले निकालने। ये तो बोल रहा है कि कौन सा निश्चित रूप से नर्तकी और वायलिन वादिका भी है, वायलिन वादिका भी है, मतलब कौन है। अब देखो नर्तकी कौन कौन है, पहले आपको ये चेक करना है कि नाचने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखो यहाँ पे सैलजा और तनुजा ये नर्तकी है। वायलिन कौन बजा रहा है, वायलिन आपने देखा गायिका हो गया। वायलिन बजाने वाले कौन है, जलजा और सैलजा। ठीक है, जलजा और सैलजा, वायलिन वादिका बजाना नहीं जानती। ओके ओके ओके, ये बजाना नहीं जानती तो ये है नहीं। ठीक है, ये नहीं है, ये तो जानती नहीं है ना, ये नहीं जानती है। ये यहां पे आपके पास कौन कौन से हो गए, जलजा, वनजा, सैलजा और आपके पास तनुजा। ठीक है, अब देखो यहां पे इन दोनों में कौन से कॉमन है, जलजा, वंजा, सैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं हैं। यदि पूजा अभिनेत्री है तो निम्नलिखित में से कौन से निश्चित रूप से नर्तकी और वायलिन है। अब एक चीज तो आपने कॉमन देख ली कि यार जो सैलजा है ये तो बिल्कुल बजा ही नहीं सकती ना, सीधी सी बात है, क्योंकि इसने ऊपर कहा था कि सैलजा वायलिन बजा ना नहीं जानती, तो सैलजा इसमें आंसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब देखो ना यार, नर्तकी में आपके पास 2 है ना, एक सैलजा है और एक आपके पास तनुजा है। ठीक है, यही तो है नर्तकी। और वायलिन में सैलजा तो है ही नहीं ना, तो एक ही तो बच रहा है आपके पास, तनुजा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था, तनुजा इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि मुझे समझाना होता है, बाकी आप लोग इनको ना आंखों में ही क्वेश्चन पढ़ के इशारों इशारों में जो काम हो जाते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे इशारों इशारों में हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से यानी इन क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी टाइप से आगे भी हम फिलहाल जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक ये वीडियोज़ आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी अप्रिशिएशन देते रहेंगे जैसे आप हमेशा देते आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।